सभी शिक्षार्थियों को सुप्रभात। आज हम डिटर्मिनेंट के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और जो अंतिम शीर्षक आप लोगों के सामने रखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम क्या फ़ायदा उठाएंगे, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा अगर करूं तो कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स आपको दी होती है, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, लेकिन वो कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम उसी डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे होगा आसान, इस पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। मान लिया कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ए मान लिया मैंने, A1 B1 A2 B2, 2x2 का ही ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। B हमने मान लिया C1 C2 D1 एंड D2। अब इन दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। मान लिया हमें A इंटू B का डिटरमिनेंट निकालना है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, A1 C1 प्लस B1 C2, A1 D1 प्लस B1 D2, A2 C1 प्लस B2 C2, A2 D1 प्लस B2 D2। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। कहने का आशय ये है, कभी कभी अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में आप असमर्थ हैं, तो आप इसका अगर इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट वाला डिटरमिनेंट के रूप में लग जाएगा, यानी कि हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट बी का प्रोडक्ट करने के बाद का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, चूंकि मैंने क्या किया, A1 C1 B1 C2, A1 D1 B1 D2, प्रोडक्ट वैसे ही किया जैसे हम करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अंतर क्या है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक्स अगर A बराबर AIJ है M क्रॉस N और B बराबर BJK है N क्रॉस M, यानी कि यहाँ जितने नंबर ऑफ कॉलम है वहाँ इतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए, तभी ये क्या हो पाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो पाएगा। आई बात समझ में? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डिटरमिनेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, इन दोनों का ऑर्डर शिक्षार्थियों सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम मैट्रिक्स को गुणा करते हैं वहाँ पर पहली वाली रो इसके पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर आता है। पहली वाला रो इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ वहाँ यानी कि वहाँ पर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है, यानी कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट में हम मैट्रिक्स को पलट भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर A1 B1 A2 B2 का डिटरमिनेंट है, इसको मैं A1 B1 A2 B2 का डिटरमिनेंट भी कर लूँ तो भी सेम रहेगा। इसको मैं C1 D1 C2 D2 का डिटरमिनेंट कर लूँ, सेम रहेगा। यानी कि कहने का आशय ये है कि A1 B1 A2 B2 का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊँ तो ये इसी के बराबर आएगा, A1 B1 A2 B2। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो कॉलम था यानी जो रो था फर्स्ट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो दूसरा आपका रो है ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ का अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूँ, जो कॉलम था वो रो में ट्रांसपोज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के जो डिटरमिनेंट है ट्रांसपोज करने पे कोई अंतर अगर नहीं पड़ रहा है तो उसकी रो और कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज करके भी प्रोडक्ट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट
प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये आप रो से रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दूसरा रो से कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीसरा कॉलम से रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चौथा कॉलम से कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लिया, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने रो से कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यानी कि रो कॉलम प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूँ इस डिटर्मिनेंट का, तो चूंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो जो A1 B1 रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रोडक्ट तो वही था ना, तो इसका मतलब कॉलम का कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो गया। तो हम जो है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट को चार प्रकार से करते हैं, इसके रो से इसी को रो को, इसके रो से इसी के रो को, इसके कॉलम से इसके कॉलम को, इसके कॉलम से इसके कॉलम को, या इसके रो से इसके कॉलम को, या इसके कॉलम से इसके रो को। चार तरह से गुणा कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब एक गुणा कहाँ पर कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। आई बात समझ? ये प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न की जटिलता कैसी है, उसके अनुसार हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बस मेरा कहने का आशय ये था कि आप जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर आप चारों में से कोई भी लगा सकते हैं, यानी कि रो को रो से मल्टीप्लाई, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, या कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न कराता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ये है, ये कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसके डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो अगर हम इसको प्रूफ करने निकलें तो सिंपल सी बात है, 0CB C0A BA0 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर का मतलब इन डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, आपस में प्रोडक्ट करना है, तभी तो स्क्वायर बनाए। चलिए, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे, अब देखो मैं यहाँ पर रो बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाइंग रो बाई कॉलम रूल, रो बाई कॉलम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम मैट्रिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो 0CB से 0CB को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 0C स्क्वायर B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। अगला, जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई 0, C से 0 0, B से A मल्टीप्लाई BA, नंबर है तो AB बराबर BA, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ जाएगा। सिमिलरली तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे A से, फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया तो AB, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो C स्क्वायर B स्क्वायर बन गया, और C स्क्वायर B स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका C स्क्वायर 0 और A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर बनेगा। ठीक है, C स्क्वायर A स्क्वायर। अगला ये हो जाएगा BC, बस बाकी 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0। अगला ये हो जाएगा 0 और AC और 0, यानी कि AC हो गया। फिर अगला BC, बाकी सब 0, और जब ये प्रोडक्ट होगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया, यानी कि आ गया ना। ये तो प्रूफ करना था, इन दोनों का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो हमने इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को 2 बार प्रोडक्ट किया, और 2 बार प्रोडक्ट करने के बाद रो और कॉलम रूल मल्टीप्लिकेशन लगाया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। एक प्रश्न और कर लेते हैं, आपको भली बात समझ में आ जाएगा। ये है, यहाँ पर कह रहा है A माइनस एक्स स्क्वायर B माइनस एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स स्क्वायर A माइनस वाई स्क्वायर B माइनस वाई स्क्वायर C माइनस वाई स्क्वायर A माइनस जेड स्क्वायर B माइनस जेड स्क्वायर C माइनस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। तो थोड़ा सा टफ बन रहा है ना, थोड़ा मुश्किल बन रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट हम लगाएंगे वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा मैट्रिक्स जटिल होती है और लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड लगाने से हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो इस मंजिल तक पहुँचने का रास्ता आपको डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि मैं ये कैसे लगाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी पीछे दे चुका हूँ, तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ओपन कर लेते हैं। A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे आ जाएगा B स्क्वायर माइनस 2BX प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 2CX और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाला हो जाएगा A स्क्वायर प्लस
ये 2ay प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका 3x3 की मैट्रिक्स। अब एक चीज़ का अगर विशेष ध्यान रखें आप, तो इस मैट्रिक्स को ना प्यारे बच्चों में मैं इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखूं, ध्यान से सुनना, ये देखो, और यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूं, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए सिंस यहां पर लिख लेते हैं। जरा ध्यान से देखना, जब मैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर रहा हूं रो और रो का, तो 1 यानी कि ए स्क्वायर, एक्स का इससे करोगे तो माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर। अब इसी का इसके साथ करोगे, देखो 1 का बी स्क्वायर, एक्स का माइनस 2bx और एक्स स्क्वायर का 1 के साथ एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे 1 का सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर, जेड का इसके साथ माइनस 2cz होना चाहिए यहाँ पे, नहीं ये है आपका एक सेकेंड, नहीं इसी का करोगे ना, 1 का किया सी स्क्वायर, एक्स का किया माइनस 2cx और एक्स स्क्वायर का किया एक्स स्क्वायर। अब दूसरे वाले से पहले वाले करोगे तो ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ay और प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से आपने इन रो बाय रो प्रोडक्ट किया तो आपकी ये मैट्रिक्स आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, इसको तो मैं ऐसे रहने देता बेटा, 1x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम जानते हैं अगर हम यहाँ से -2 मल्टीप्लाई करें, -2 कॉमन लेने के बाद भी हमने मानिए -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया तो अब क्या बचा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। अब हम जानते हैं किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो आपस में इंटरचेंज करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट में सिर्फ माइनस साइन के साथ अंतर आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तो हमने इस 1 को यहाँ ले आए, इस ए स्क्वायर को यहाँ ले आए, तो 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये वंडरवुड मैट्रिक्स बन गई, और वंडरवुड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप भली भांति जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा पहले ये जो डेल बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेल बराबर ये हो जाएगा पहला y माइनस एक्स, पहला आ जाएगा y माइनस एक्स, और ये दूसरा हो जाएगा z माइनस वाई और z माइनस एक्स। मैंने आपको उस दिन बताया था नीचे से ऊपर को घटाते हुए चलेंगे, और यहाँ एक 2 तो है ही, 2 को रहने दो, और ये कितना आया, ये आपका आ गया b माइनस ए c माइनस ए और c माइनस बी। यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट था उसका मान हमने लास्ट में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिटर्मिनेंट लगा के निकाल दिया। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके बड़े से बड़े जटिल प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब हल करने के लिए बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, चूंकि एक छोटी छोटी चीज़ कब कहाँ पर काम आ जाती है इसका अनुमान हम तब लगाते हैं जब हम संकट में फंस जाते हैं। इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं निकाल सकते हो, आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, पर कहीं कहीं पर हमारे पास समय की बाध्यता रहती है। अगर किसी प्रश्न को आपको 2 मिनट के अंदर करना है, अगर आप उस प्रश्न को 10 मिनट के अंतर्गत कर रहे हैं तो वो करना तो हो गया, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपके लिए ही महंगा साबित होगा। इसलिए हमें चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उसको गहराई पर जाकर पढ़ना होगा। तो इसलिए मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बताया और उससे संबंधित 2 प्रश्न भी करा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देने वाला हूं जो इस डिटर्मिनेंट चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट से मिलके बन सकते हैं, और हम इस चैप्टर का अब समापन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है प्रूव दैट, ये वैल्यू दे रखी है आपको डिटर्मिनेंट की, इसको प्रूव करना कि इसका डिटर्मिनेंट ये आएगा, ठीक हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है, ये आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट 1 + a² + b² + c² आएगा। तीसरा आपको प्रॉब्लम दे रखी है कि ये डिटर्मिनेंट है और इसका डिटर्मिनेंट का 0 यदि आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू,
तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा। ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सब कुछ है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं कराते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न कराना संभव नहीं है कि नहीं। आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको सिमिलर प्रकार के 10 या 20 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, तो उसके बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन प्रश्नों का भी हल करें जो आपको नहीं कराए गए हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही तरह का लगना है, तो इसलिए हमने वो सारे प्रश्न करा दिए जिसकी सहायता से आप आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पूरा ध्यान दिया है एक एक कॉन्सेप्ट पे। इसलिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये डिटरमिनेंट वाला चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा, और आने वाले भविष्य में भी इसकी उपयोगिता क्या है इससे मैं आपको वाकिफ करा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए। बहुत जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे।